सो भाई लोग, एक नए वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा किसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बट ऑब्वियस आप लोग जानते हो बार्सिलोना का कोच सैक नहीं हुआ है, लेकिन ज़ावी ने डिक्लेयर कर दिया कि 30 जून मतलब इस सीजन के एंड के बाद वो बार्सिलोना छोड़ देंगे। तो बार्सिलोना को चाहिए एक नया कोच, नया मैनेजर। एक पॉजिटिव पॉइंट है बार्सा के पास, अभी तक उनके पास 4-5 महीना है, आराम से वो लोग नर्चर कर सकते हैं, कोचेस के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद एक कोच सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मतलब बहुत सारी जगह पे होता है कि 10-15 दिन के अंदर एक कोच अपॉइंट करना पड़ता है। तब कहने कि एक हड़बड़ी में कुछ गलत डिसीजन हो जाता है, लेकिन बार्सा के पास ये अभी नहीं होगा। बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि 4-5 महीने बार्सा के पास है ठीक ठाक तरीके से कोच को नर्चर करने के लिए और अपना नया कोच सिलेक्ट करने के लिए, राइट। क्योंकि देखो, ये नया कोच का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, क्योंकि बार्सा एक नए रिबिल्डिंग फेज में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये रिबिल्डिंग फेज अगर ठीक ठाक तरीके से ना हो, स्टेप अगर ठीक ठाक तरीके से बार्सा ना ले, तो एक लॉन्ग टर्म रिबिल्डिंग फेज में जा सकता है। जैसे एसी मिलान बोलो या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोलो, चले गए पिछले 8-10 साल में। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगर 2013 के बाद रिबिल्डिंग फेज बोलो, थोड़ा बहुत ट्रॉफी, थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस वगैरह आए, लेकिन वो स्टेबिलिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी तक नहीं आया है। एंड एसी मिलान में तो एकदम ही खत्म हो गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफरेंस क्या है? मैनचेस्टर यूनाइटेड में पैसा बहुत, राइट। वो लोग रिकवरी कर सकते हैं, वो लोग टिके हुए और थोड़ा बहुत ट्रॉफी वगैरह जीतते, बड़े बड़े साइनिंग करते, क्योंकि मैनचेस्टर के ऊपर पैसा बहुत है, राइट। लेकिन एसी मिलान के पास एकदम पैसा नहीं है, इसलिए क्लब गया एकदम बाहर में। इस तरीके से बार्सा के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है, राइट। वो मैनचेस्टर जैसे सर्वाइव कर रहा है पिछले 8-9 साल से, वैसे बार्सिलोना सर्वाइव नहीं कर सकता अगर रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे, अगर ठीक ठाक बिल्डिंग प्रोसेस ठीक ठाक से ना हो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बोल सकते कि नाजुक टाइम है अभी बार्सा के बाद। बहुत डिसीजन फूक के लेना पड़ेगा, एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कौन से पॉजिटिव या फिर कौन से प्रोबेबल हमारे पास कोचिंग ऑप्शन है, उनके कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, बार्सा के साइकोलॉजी के साथ या फिर बार्सा के प्लेइंग स्टाइल के साथ कौन से कोचेस का कहने की एक कनेक्शन होगा, एंड आने वाले 6 महीने के बाद बार्सा कौन से कोच के ऊपर अपना दाव खेल सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बड़े कोचेस के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत लिंक या फिर थोड़ा बहुत मार्केट में बातचीत हो रहा है। दैट इज पेप गार्डियोला बोलो। बहुत सारे लोग बोल रहे कि पेप को वापस लेके आओ, लेकिन मेरी तरफ से भाई पेप के लिए ना है, क्योंकि मैन सिटी में अपना एम्पायर बिल्ड करते हुए पेप, उन्होंने ट्रेवल वगैरह खड़ा है, उनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स है। 105 मिलियन के ग्रिलिश वो लोग खरीदते हैं, उसके बाद 65 मिलियन का उन्होंने मैथ्यूज नुनेस खरीदा, उसको भी बेंच पे बैठा दिया। तो इसके पास ये सारे अपॉर्चुनिटीज पेप गार्डियोला के पास मैन सिटी में है। तो वहाँ पे मैन सिटी में एक बड़ा सा एम्पायर छोड़ के एक मेस में क्यों आएंगे, राइट। आप इमोशनल एंगल से सोच सकते हो, ठीक है भाई, पेप गार्डियोला बार्सा के लिए बहुत इमोशनल है, बार्सा के साथ उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, सब ठीक है, राइट। लेकिन कहने की इमोशन की जगह पे, बिजनेस की जगह पे, सक्सेस की जगह पे, एक सक्सेसफुल क्लब छोड़ के गारंटी पेप गार्डियोला बार्सिलोना नहीं आएंगे। तो बार्सिलोना के लिए पेप आउट है, राइट। अभी सेकंड ऑप्शन है क्लॉप। आप बोले हो लिवरपूल छोड़ के कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। उन्होंने बोला कि इंग्लिश लीग में वो कोई टीम को मैनेज नहीं करेंगे, तो बार्सिलोना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट माय ऑप्शन इन माय ओपिनियन, क्योंकि क्लॉप ने बोला कि 1-1.5 साल कहने की वो ऑफ रहेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, राइट, अपना नेक्स्ट मैनेजरियल करियर बोलो या फिर अपना नेक्स्ट टीम बोलो। तो बार्सा को तो कोच चाहिए 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद मुझे नहीं लगता क्लॉप मार्केट में अवेलेबल होगा। और क्लॉप का जो प्लेइंग स्टाइल है वो बार्सिलोना से कहने की उतना मिलता भी नहीं है, राइट। उतना पोजीशन गेम बोलो, थोड़ा बहुत तिकी तका बोलो, वो सारे चीज़ क्लॉप उतना नहीं करवाता। क्लॉप का गेम है हाई मेटलिक फुटबॉल बोलो, हाई प्रेसिंग फुटबॉल बोलो, उस तरीके का प्लेयर बार्सा में है या नहीं, उसके बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो मेरी तरफ से क्लॉप भी नहीं है यार। देखो, थोड़ा बहुत हम लोग ये भी बातचीत कर लेते हैं बार्सा को किस तरीके का मैनेजर की जरूरत है, राइट। पहला चीज़ है, 4-5 पॉइंट के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट कि बार्सा का जो मेन कोच बनेगा अगला, उसके बाद थोड़ा बहुत एक मेंटेलिटी अच्छा होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना में कुछ भी हो ना हो, क्यों, मीडिया अटेंशन बहुत है, प्रेशर बहुत है, न्यूज़पेपर में आपके बारे में बहुत कुछ लिखा जाएगा, राइट। तो कहने कि वो मेंटल सेटअप आपके पास होना चाहिए। आप अगर आप थोड़ा बहुत वीकनेस अपना दिखाओगे मीडिया के सामने, तो मीडिया आपको कच्चा खा जाएगा, जो जावी को खा रहा है या फिर खा चुका है 1-1.5 साल में। तो कहने कि आपको स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले कोच की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है, हाई डिमांडिंग होना यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि द पॉइंट इज दैट बार्सा के पास अभी 100, 200, 300 मिलियन स्पेंड करने के लिए नहीं है। आने वाले समर विंडो में, पिछले समर विंडो में तो मैंने बताया था कि 3.5-4 मिलियन का ओरियल रोमियो खरीदा था, बाकी के बाकी मिलियन फ्री और लोन थे। और अगले समर विंडो में मुझे नहीं लगता कि बड़ा ट्रांसफर विंडो बार्सा का होगा। तो कहना कि ऐसा कोच बार्सा को चाहिए आने वाले 6 महीने बाद, जो हाई डिमांडिंग नहीं हो कि मेरे को 200 मिलियन का 300 मिलियन का बजट चाहिए, जो बार्सा के पास नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बार्सा के पास जो कोच चाहिए अगले आने वाले सीजन में,
वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि भाई यंग प्लेयर्स को नर्चर कर पाए, क्योंकि बारसा के पास बहुत बड़ा यंग प्लेयर्स का झुंड है और उनके पास जो उनका जो ला मासिया है वहाँ से कहने कि अब यंग प्लेयर्स आते रहते। अब यहाँ पर बोलो यामाल बोलो या फिर पिड्री बोलो या फिर गावी बोलो, जितने सारे प्लेयर्स न्यू आ रहे उनको अगर नर्चर करता है तो बार्सिलोना का करियर बोलो या बार्सिलोना का आने वाले 4-5 साल के अंदर अच्छा फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। तो ऐसा एक कोच अगर बारसा में आते हैं जो यंग प्लेयर के साथ कंफर्टेबल हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट बहुत बढ़िया, एक मिस। देखो बार्सिलोना अभी एक पॉजिटिव कंडीशन में नहीं है, राइट। आपको यहाँ पे एक मिस में आना पड़ेगा, एक हॉच पॉच सिचुएशन में आना पड़ेगा, तो वो गट्स होना चाहिए भाई। जानबूझ के मैं जानता हूँ कि वहाँ पे हॉच पॉच है, मैं जानता हूँ वहाँ पे गड़बड़ है, मैं जानता हूँ वहाँ पे घपला है और मुझे वो घपला वो हॉच पॉच ठीक करना है, ये गट्स एक कोच के अंदर आना चाहिए, वो या होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बारसा भी स्टेबल पोजीशन में नहीं है, मुझे जाके वहां पे एक चीज स्टेबल करना पड़ेगा, ये मेंटेलिटी ये गट्स के साथ उस मैनेजर को यहाँ पे आना पड़ेगा। एंड अगर अगला पॉइंट बोलो दैट इज मीडिया अटेंशन, मैंने बोल दिया मीडिया को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि बारसा में आप जा रहे हो, बड़े क्लब में आप जा रहे हो, तो ट्रॉफीज का बोलो या फिर मीडिया का बोलो प्रेशर वगैरह होगा, तो आपको टेक्निकली उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, राइट। आपको स्पीकिंग पावर बोलो, आपको मीडिया को हैंडल करना बोलो, वो भी होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेरे को लगता है ये मेरा पॉइंट है कि बारसा को डिफेंसिवली सॉलिड करने वाला एक कोच चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो बारसा का इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ, क्योंकि पिछले साल तो ज़ावी ने ला लीगा जीता भी दिया था, उसके बाद 6 महीने के अंदर इतना खतरनाक डाउनफॉल कैसे हो, क्योंकि बारसा बहुत 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 ही ज़्यादा चीप गोल कंसीड करते हैं, मैंने वीडियो में बहुत बार बोला है। तो ऐसा एक कोच की ज़रूरत है बारसा को कि डिफेंसिवली बारसा को पहले स्टेबल करे, राइट। तो चलिए बैक करते, जो लिस्ट के अंदर मैं बातचीत कर रहा था, क्लॉप तो गया तेल लेने, उसके बाद एक और नाम हो सकता है लुइस एनरिके, वो भी बारसा का फॉर्मर कोच है, बारसा को यूसीएल भी जिताया था, लेकिन अभी पीएसजी में एनरिके पीएसजी में कहने की आप बोलो बिल्डिंग फेज में है, वहाँ पर भी पिछले समर विंडो में पीएसजी ने अच्छा खासा खर्चा किया लुइस एनरिक के डिमांड पे। तो कहने की लुइस एनरिक का भी 2-3 साल में कहने की मुझे तो नहीं लगता पीएसजी छोड़ने का प्लान वगैरह है, और जहाँ पे आप इतना पैसा खर्च कर पा रहे हो, जो आपके बाद ये पैसा खर्च करने का क्वेश्चन है, वहाँ से निकल के मुझे नहीं लगता पीएसजी को छोड़ के बारसा में फिर से री एंट्री लेगा लुइस एनरिके, तो ये भी मेरी तरफ से ना है। उसके बाद जोशी मोरिनो के पास भी एक ऑप्शन है, जोशी मोरिनो आपका ऑप्शन है, जोशी मोरिनो अभी नहीं, बहुत साल पहले भी जोशी मोरिनो का ऑप्शन था बारसा के लिए, लेकिन बारसा जोशी मोरिनो को ना लेके पेप गार्डियोला को लिया, तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ था, राइट, योहान क्राइफ के साथ। तो मुझे नहीं लगता जोशी मोरिनो भी बारसा के लिए सुइटेबल है, क्योंकि जोशी मोरिनो का प्लेइंग स्टाइल बोलो या फिर उसका जो मेंटेलिटी, उसका जो एक टॉकेटिवनेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी बारसा के लिए कंफर्टेबल फिक्स नहीं होगा, तो जोशी मोरिनो भी मेरी तरफ से ना है। उसके बाद आर्टेटा का अच्छा कोच है, आर्टेटा का साइकोलॉजी बोलो या फिर आर्टेटा का प्लेइंग स्टाइल बोलो, बारसा के साथ मैच भी होता है, यंग प्लेयर के साथ उसने जो नर्चर वगैरह किया आर्सेनल में, आर्सेनल ट्रॉफी जीता ही नहीं जीता डजंट मैटर, लेकिन आर्सेनल का जो प्लेइंग स्टाइल है, प्लेइंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक बेहतरीन एक प्रोग्रेशन बोलो या फिर एक विनिंग मेंटेलिटी बोलो आर्सेनल के अंदर बूस्ट करते हुए आर्टेटा। ट्रॉफी नहीं जीता, बड़ा कुछ अचीवमेंट आर्टेटा ने नहीं किया, प्रीमियर लीग नहीं जीता या फिर यूसीएल नहीं जीता, बट आर्सेनल को एक अच्छा खासा पिछले 4-5 साल में एक रिबिल्डिंग बोले, एक प्रोग्रेसिंग फुटबॉल खिलाने के लिए आर्टेटा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। और आर्टेटा के साथ मैंने जो बोला प्लेइंग स्टाइल बोलो या फिर जो मेंटेलिटी बोलो, बारसा के साथ एक मैचअप भी होता है, लेकिन अभी आर्टेटा बार्सिलोना में आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टेटा कहने की पिछले समर विंडो में 200-250 मिलियन खर्च करते हुए पिछले 4-5 साल में बहुत सारा पैसा खर्च किए, एक कहने की एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया, वो बनी बनाया प्रोजेक्ट को छोड़ के मुझे नहीं लगता प्रीमियर लीग में उन्होंने सेकेंड भी पिछले सीजन फिनिश किया, तो प्रीमियर लीग जीतना या फिर यूसीएल जीतना आर्सेनल से, वो अभी आर्टेटा का फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। मुझे नहीं लगता आर्सेनल या आर्टेटा अभी ये प्रोग्रेशन पॉइंट से आर्सेनल को छोड़ के बार्सिलोना में आएगा, तो ये भी मेरी तरफ से ना ही है। अगर कुछ अलग कुछ कोचेस के ऊपर हम लोग बातचीत करें, पहला कोच है यहाँ पे हांसी फ्लिक, दूसरा कोच है यहाँ पे जुलियन नगलसमैन, तीसरा कोच है आपका जावी अलोंसो। देखो हांसी फ्लिक आप जानते हो कि बहुत सारे ट्रॉफी जिताए थे बायर्न म्यूनिख के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता हांसी फ्लिक भी हाई डिमांडिंग कोच है, बहुत सारे प्लेयर्स बायर्न म्यूनिख के पास था जो अभी बार्सिलोना के पास नहीं है, वो भी आके कम से कम अच्छा खासा पैसा डिमांड करेंगे कि मेरे को सपोर्ट करो भाई, जो मैंने बोला कि बार्सिलोना के पास अभी नहीं है। तो हांसी फ्लिक अगर ट्रॉफी वॉफी जिताने के कोच है, आप जानते हो कि 6 ट्रॉफी जिताए थे बायर्न म्यूनिख को, बट मुझे नहीं लगता इस मैच में इस यंग प्लेयर के साथ हांसी फ्लिक भी बार्सिलोना में कुछ कर सकता है, तो वो भी गया। जुलियन नगलसमैन बहुत सारे मैंने 2-3 पेज में देखा जुलियन नगलसमैन के साथ बार्सिलोना कुछ कनेक्शन करते हुए, लेकिन जुलियन नगलसमैन आप जानते हो लिप्जिग में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद बायर्न म्यूनिख में उसका जो टेन्योर था वो भी ठीक ठाक ही था,
अभी जर्मनी में है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जर्मनी का एक कोचिंग आप देखो, एक इंटरनेशनल अगर कोचिंग आप लेते हो ना तो कम से कम 3-4 साल का एक पीरियड सोच के आप लेते। सडनली आप जर्मनी से आप बार्सिलोना कैसे आओगे? तो मुझे नहीं लगता जुलियन नगलसमैन के बारे में मैं कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इंटरनेशनल एक ड्यूटी पे है और मुझे नहीं लगता कि जर्मनी की इंटरनेशनल ड्यूटी छोड़ के सडनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बार्सिलोना आ जाएगा, तो वो भी मेरी तरफ से ना है। और जावी अलोंसो के साथ बहुत सारे मैंने पेज में देखा, जावी अलोंसो लिंक वगैरह क्या बहुत सारे लोग डिमांड करें, लेकिन मुझे नहीं लगता जावी अलोंसो आएगा, बिकॉज जावी अलोंसो प्योर मद्रिस्ता है और रियल मैड्रिड का फुल सपोर्टर है। वो बंदा वो अभी बायर लेवरकुसेन से हट के वो सडनली बार्सिलोना में तो नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो मेन पॉइंट में अकॉर्डिंग टू मी उसका अगला जो डेस्टिनेशन वो लिवरपूल हो सकता है, क्योंकि लिवरपूल का भी जावी अलोंसो लेजेंड है, तो मुझे लगता है लिवरपूल में उसका अगला डेस्टिनेशन हो सकता है, राइट। एक और नाम के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ, राफेल मार्केस, जो क्योंकि बार्सिलोना अपने बी टीम से कोच प्रमोट करते बहुत सारे बार हम लोगों ने देखा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पेप गार्डियोला, राइट। एंड बार्सा का जो टिपिकल गोल्डन डे था, वो गोल्डन डे का शुरुआत किया था पेप गार्डियोला ने, राइट। अभी राफेल मार्केस बोल के एक कोच है जो बार्सा का लेजेंड भी है, वो बार्सा का बी टीम का कोच है, तो उसको भी प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन मेरी तरफ से इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ मैन कि अभी बार्सा को ज़रूरत है। बार्सा को थोड़ा एक मेंटलिटी कोच का और एक्सपीरियंस कोच की ज़रूरत है, जो ला लीगा भी समझता है, जो बार्सा की इस टीम को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। आप जावी को अगर सैक करते हो, जावी को हटा के अगर आप नया कोच लेके आना चाहते हो, तो आप शायद यहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता राफेल मार्केस जावी का अपग्रेडेशन हो सकता है बार्सिलोना में, राइट। अभी अगर कुछ और कोच की बात करें जिसके पास ला लीगा का समझ भी है और बार्सा का समझ भी है, एक कोच आता है दिमाग में, दैट इज एथलेटिक बिल्बाओ का कोच, दैट इज वेलवर्दे, जो बार्सा का पास में कोच भी था, 3 साल बार्सा को मैनेज भी किया था, एक अच्छा खासा मैनेज किया था बंदे ने। बार्सा में कहने की डिफेंसिव स्टेबिलिटी दिया था, बार्सा को एक अच्छे रन फॉर्म में लेके गए थे, बड़ा ट्रॉफी नहीं जीता था, यूसीएल नहीं जीता था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि नॉकआउट्स में एक मैच हार के वो बंदा आउट हो जाता था, एंड कहने की इसलिए यूसीएल में यह बड़ा ट्रॉफी वेलवर्दे नहीं जीत पाए। लेकिन वेलवर्दे को अगर आप लेके आना चाहते हो 2 साल के लिए, तो एक पॉजिटिविटी हो सकता है, क्योंकि वेलवर्दे ऐसा कुछ नहीं है कि एक बड़ा एम्पायर आपको बना के दे, लेकिन ये रिबिल्डिंग फेज में आप जा रहे हो 2 साल के लिए, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आप देखना चाहते हो अपने टीम में, तो वेलवर्दे को 2 साल के लिए कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद एक बड़ा कोच के लिए आप जाओ जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, जब आपको लगता है कि मैं 200-300 मिलियन दे सकता हूँ ट्रांसफर मार्केट में, तब आप बड़ा कोच साइन करो। ये एक पॉइंट हो सकता है वेलवर्दे के लिए, तो मेरा थोड़ा बहुत एक पॉजिटिविटी है। अगर आप वेलवर्दे को 2 साल के लिए लेके आना चाहते हो, ये मेरी तरफ से थोड़ा बहुत एक पॉजिटिविटी है, आप वेलवर्दे के ऊपर जा सकते हो। लेकिन मेरा जो 3 बेस्ट पिक है, और मुझे लगता है कि तीनों के अंदर ही एक को पिक करना चाहिए बार्सिलोना का, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं, और आने वाले वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना मेरे ये बेस्ट 3 पिक, या फिर मैं जितने सारे कोचेस वगैरह बोले उनमें से आप कौन से कोच को फेवरेट रखना चाहते हो। पहला मेरा जो कोच है दैट इज जिरोना का कोच है मिकेल सेंचेस। देखो जिरोना को उन्होंने 2nd डिवीजन से 1st डिवीजन प्रमोशन वगैरह किया, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ये सीजन जिरोना को खतरनाक तरीके से फॉर्म पे लेके आए भाई, बार्सिलोना को टक्कर दे रहा है लिमिटेड एडिशन से, बार्सिलोना को एथलेटिको मैड्रिड को टक्कर दे रहा है लिमिटेड प्लेयर से, रियल मैड्रिड को टक्कर दे रहा है, और अभी तक 1 या 2nd पोजीशन पे अभी ला लीगा में बैठा हुआ है। इतना मैचेस हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि 4-5 मैच में ग्लिम्पसेस दिखा उसके बाद गायब हो गया, नहीं 19-20 मैच के बाद भी अगर ला लीगा में कहने की 1 नंबर 2 नंबर पोजीशन पे है, तो भाई कोच के अंदर वो दम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की ला लीगा का एक एक्सपीरियंस भी है, राइट। दूसरा पॉइंट चीज़ है कि ला लीगा को समझता है, ला लीगा को टीम को कैसे हराना है, अवे फॉर्म बोलो या फिर होम फॉर्म बोलो, कैसे बाकी टीमों को हराना है, उसका भी कहने की एक्सपीरियंस है। और तीसरा चीज़ क्या है कि जिरोना के पास बड़े प्लेयर्स नहीं है, जिरोना के पास यंग प्लेयर्स है, और वो यंग प्लेयर से बंदा 1 या 2 नंबर पोजीशन पे पहले तो वो अपग्रेड करके लेके आया 1st डिवीजन में, वहाँ पे कहने की अभी बड़े बड़े टीम को डोमिनेट कर रहे हैं यंग प्लेयर्स के साथ, मतलब यंग प्लेयर को नर्चर करने का भी एक्सपीरियंस उसके पास है। तो मुझे लगता है बार्सा के लिए ये एक कोच एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर सकता है आने वाले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि यंग प्लेयर्स लाइक पेड्री बोलो, यमाल बोलो, गावी बोलो, इस सारे लोगों को या इन सारे यंग प्लेयर्स को अच्छी तरीके से पॉलिश करके एक बेहतरीन टीम सेटल कर सकता है ये बंदा, दैट इज मिकेल सेंचेस। पहला मेरा प्रेडिक्शन। दूसरा प्रेडिक्शन ये कि अगर आप
ला लीगा में देखना चाहते हो, दूसरा मेरा कोच है रियल सोसिएदाद का कोच इमानुएल अल्गुएचिल, राइट। ये बंदा 2014 से 2018 तक रियल सोसिएदाद बी को मैनेज करता था, उसके बाद 2018 के बाद रियल सोसिएदाद को मैनेज करने लगा। अभी रियल सोसिएदाद देख बोलो पिछले 3-4 साल से काफी प्रोग्रेसिंग पॉइंट पे है, अभी 6th पोजीशन पे, अभी यूसीएल में राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई भी कर चुका है, पीएसजी को होस्ट करेंगे। और मेरा प्रेडिक्शन ये भी मैंने बहुत सारी जगह पे बोल रखा है मेरे दोस्त के साथ कि भाई पीएसजी को हरा भी सकता है ये रियल सोसिएदाद। अगर रियल सोसिएदाद का का फॉर्म देखो, होम पे भाई खतरनाक फॉर्म है रियल सोसिएदाद का, तो कहने कि इसके पास, इस बंदे के पास एक एक्सपीरियंस है, ला लीगा का एक्सपीरियंस है, एक बेहतरीन टीम बिल्ड करने का एक्सपीरियंस है, यूसीएल पे जीतने का एक्सपीरियंस है, यूसीएल पे ग्रुप स्टेज पे क्वालिफाई करने का। ये बंदा का नॉकआउट जीत गया तो यूसीएल का भी एक्सपीरियंस इसके पास हो जाएगा। एंड यंग प्लेयर के साथ ये सारा जो किए है बंदा, वो यंग प्लेयर्स के साथ किया है, क्योंकि रियल सोसिएदाद बी को भी उसने 4 साल मैनेज किया, राइट। तो ये बंदा बार्सा के लिए आने वाले 2-3 साल के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्डअप कर सकता है, दैट इज इमानुएल अल्गुएचिल, राइट। एंड थर्ड मेरा जो पिक है थोड़ा अनयूजुअल है, दैट इज ब्राइटन का कोच रॉबर्टो डी ज़र्बी, राइट। जब ग्राहम पॉटर ब्राइटन छोड़ के गए थे तो ब्राइटन तो खत्म हो गया था। बहुत सारे लोगों ने सोचा था ब्राइटन 2-3 साल ठीक ठाक खेला, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा ब्राइटन, लेकिन रॉबर्टो डी ज़र्बी को लेके ब्राइटन पिछले 2-3 साल से बहुत बढ़िया फुटबॉल खिलाते हुए 2022 से बंदा एक्टिव है। बहुत यंग प्लेयर्स को इसने बेहतरीन बना। पहले आप बोलोगे मैकलिस्टर बोलो या फिर काइसेडो बोलो या फिर मिटुमा बोलो या इवन फर्गुसन बोलो, राइट। बड़े बड़े प्लेयर्स उसके पास या बड़े बड़े साइनिंग उसके पास नहीं है, लेकिन अच्छे खासे पैसों में बंदे ने बेचा है, राइट। मैकलिस्टर बोलो, कुकरेला बोलो, आप काइसेडो बोलो, राइट। बड़े बड़े प्लेयर्स को बेच के भी बंदा अभी तक स्टेबल है, अभी तक 6th पोजीशन पे, सीजन में भी 7th पोजीशन, उसके पिछले सीजन में 9th पोजीशन, इस सीजन में 6th पोजीशन, अब प्रीमियर लीग में 6th पोजीशन। ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी है, यहाँ पे लिवरपूल है, यहाँ पे आर्सेनल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, यहाँ पे न्यूकासल, यहाँ पे टॉटनहम है, यहाँ पे चेल्सी है। तो बड़े बड़े क्लब को भी ये बंदा टक्कर देते हुए लिमिटेड प्राइस और लिमिटेड यंग प्लेयर्स के साथ, राइट। तो ये चीज़ है। एंड डी ज़र्बी का मैं सबसे बड़ा पॉइंट ये भी बोलना चाहता हूँ कि पेप गार्डियोला ने भी बहुत सारे बार कॉम्प्लीमेंट दिया था कि जो बिल्डअप है, बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड का जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रीमियर लीग में सिटी और आर्सेनल के अलावा अगर कोई और एक बंदा करता है, दैट इज डी ज़र्बी ब्राइटन के साथ। देखो आर्सेनल के पास जितने सारे प्लेयर, जितने क्वालिटी प्लेयर्स है, सिटी के पास जितने क्वालिटी प्लेयर्स है, ब्राइटन के पास उतने क्वालिटी प्लेयर्स नहीं, यंग प्लेयर्स है। वो यंग प्लेयर से भी बंदा बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड बोलो, जो लिटिल ग्लिम्स ऑफ टिकी ताका बोलो, जो पोजीशन गेम बोलो, वो डी ज़र्बी खिला पाता है। और उसके बाद वो मेंटेलिटी है, बड़े बड़े क्लब को भी चकनाचूर करता है। पिछले सीजन लिवरपूल को शायद उसने लीग में डबल भी किया था, और एफए कप या ईएफए कप से उसने बंदे ने लिवरपूल को एलिमिनेट भी किया। तो बड़े बड़े टीम को हराने का एक्सपीरियंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूरोप में भी खेल रहा है ब्राइटन, यूरोप का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। तीसरा पॉइंट, यंग प्लेयर्स के साथ एक बिल्डअप करने का एक्सपीरियंस। और तीसरा पॉइंट है, प्लेइंग स्टाइल भी बार्सा के साथ मैच है। तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन थे। पहला मिकेल सैंचेज, दूसरा रियल सोसिएदाद का आप बोलो इमानुएल अल्गुएचिल, एंड तीसरा मेरा फेवरेट ब्राइटन का रॉबर्टो डी ज़र्बी। तो आपको क्या लगता है ये तीनों में से, या फिर मैंने जितने सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह थे उनमें से कौन बार्सा का आने वाले 6 महीने बाद कोच होगा? एंड अगर आपको कोई और एक चॉइस लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। एंड देखना पड़ेगा आने वाले 6 महीने के अंदर कौन सा कोच बार्सा का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। तो देखते, अगर आपका वीडियो आपको पसंद आता है, फुटबॉल कंटेंट आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो पे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।